फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेमस नॉर्वेजियन प्ले राइटर हेनरिक इब्सन का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग प्ले अ डॉल्स हाउस, यानी कि एक गुड़िया का घर। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार प्ले हैं, फिर भी इसे कार्टून्स की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द प्ले। अबाउट द प्ले। A Doll's House is a three-act play written by Norwegian playwright Henrik Ibsen। A Doll's House एक थ्री-एक्ट प्ले है जिसे नॉर्वेजियन प्ले राइटर हेनरिक इब्सन ने लिखा है। It premiered at the Royal Theatre in Copenhagen, Denmark on 21 दिसंबर 1879। इस प्ले को 21 दिसंबर 1879 को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के रॉयल थिएटर में फर्स्ट बार परफॉर्म किया गया था। फेमिनिज्म यानी नारीवाद, लव और मैरिज, डिसेप्शन यानी धोखा, मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन यानी बच्चों की परवरिश, पेरेंटल ऑब्लिगेशन यानी माता पिता की जिम्मेदारी, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, लाइज इन लाइफ यानी जीवन में झूठ, ये सभी इस प्ले की मेजर थीम्स हैं। दोस्तों, एक बार प्ले के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस प्ले में राइटर हेनरिक इब्सन ने 19वीं सेंचुरी के एंड में नॉर्वे जैसी कंट्री में महिलाओं की जो कंडीशन थी उसके बारे में बताया है। इस समय महिलाओं की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन्हें अपने फादर या फिर अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ता था। आदमी औरतों को केवल डॉल समझते थे जिसे वे जैसे चाहें वैसे यूज करते। औरतें इनके लिए केवल एक मनोरंजन का साधन थी। ये प्ले भी एक ऐसी मिडिल क्लास लेडी नोरा हेलमर की लाइफ पर बेस है जो कि अपने हस्बैंड टोरवल्ड हेलमर के बुरे व्यवहार का सामना करती हैं। इस प्ले को नॉर्वे के एक टाउन में सेट किया गया है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का प्ले। प्ले को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं प्ले के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। फर्स्ट कैरेक्टर है नोरा हेलमर जो कि प्ले की हीरोइन है और साथ ही टोरवल्ड हेलमर की वाइफ है। ये प्ले की शुरुआत में एक चंचल भोली सी बच्ची लगती है जिसे अपने घर के बाहर की दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। ये उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए ये ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे वो नाराज हो। ये उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे उधार भी लेती हैं। सेकंड कैरेक्टर हैं टोरवल्ड हेलमर जो कि बैंक में एक मैनेजर हैं और अभी अभी इसका प्रमोशन भी हुआ है, जिससे ये उतना खुश नहीं है जितना कि एक हस्बैंड के तौर पर ये अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखकर खुश हैं। ये अपनी वाइफ नोरा के साथ एक बच्चे या फिर एक गुड़िया की तरह बिहेव करता है, जिसे जैसे चाहें वैसे ट्रीट किया जा सकता है। ये सोसाइटी में अपने प्लेस और पोजीशन को लेकर बहुत ही एक्टिव रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है निल्स क्रॉकस्टेड जो कि एक लॉयर हैं। ये मिस्टर टोरवल्ड का क्लासमेट भी हैं। ये मिस्टर टोरवल्ड के बैंक में सबऑर्डिनेट की पोस्ट पर काम भी करता है। ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए गलत काम करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहता है, यानी कि ये अपने गोल्स कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्रिस्टीन लिंडे जो कि नोरा की बचपन की फ्रेंड है। ये एक प्रैक्टिकल और ज़मीन से जुड़ी हुई महिला है। ये अपने बीमार पेरेंट्स की देखभाल भी करती हैं, जबकि नोरा ने अपने फादर के बीमार होने पर उन्हें छोड़ दिया था। इसके पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए गरीब हैं और नौकरी पाने की कोशिश कर रही हैं। फिफ्थ कैरेक्टर हैं डॉक्टर रैंक जो कि टोरवल्ड के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये प्ले के एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इन्हें टीबी की बीमारी है जो कि इन्हें इनके फादर से मिली है। ये नोरा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इन्हें केवल एक फ्रेंड ही मानती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं बॉब, एमी और ईवर जो कि नोरा और टोरवल्ड के 3 बच्चे हैं। अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हुए नोरा ने अपने आप को एक प्यार करने वाली मदर के तौर पर प्रेजेंट किया है। सेवंथ कैरेक्टर हैं एन मैरी जो कि नोरा के बच्चों की नैनी है, यानी कि उनकी देखभाल करती हैं। ये एक दयालु महिला लगती हैं जिसे नोरा से बहुत ही लगाव है, यहाँ तक कि इसे नर्सिंग की नौकरी पाने के लिए अपनी बेटी को भी छोड़ना पड़ा था। लास्ट कैरेक्टर हैं नोरा के फादर जिनकी डेथ प्ले शुरू होने से पहले ही हो चुकी है। प्ले में कहीं भी इनका नाम मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि नोरा अपने फादर से प्यार करती हैं और उनकी तारीफ भी करती हैं। ये अपनी बुरी कंडीशन के लिए अपने फादर को जिम्मेदार समझती हैं।
दोस्तों प्ले की शुरुआत होती है क्रिसमस ईव से, यानी कि 24 दिसंबर से। नोरा हेल्मर क्रिसमस की तैयारियां कर रही हैं और ये मार्केट से अपने हस्बैंड टोरवल्ड हेल्मर और अपने बच्चों के लिए कई गिफ्ट्स लेकर घर आती हैं। इसके पीछे पीछे एक नौकर भी क्रिसमस ट्री लेकर घर आता है। नोरा इसे साइड में रखने के लिए कहती हैं और उसे टिप के रूप में कुछ पैसे देकर वापस भेज देती हैं, यानी कि घर पर क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं और ये अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहती हैं। इसके बाद नोरा का हस्बैंड टोरवल्ड हेल्मर अपने स्टडी रूम से नीचे आता है तो नोरा उसे कुछ गिफ्ट्स दिखाती हैं जो कि वो इसके लिए लाए हैं। इन गिफ्ट्स को देखकर टोरवल्ड नोरा से गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है। यह कहता है कि तुम्हें पैसों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, इस तरह पानी की तरफ पैसे नहीं बहाने चाहिए। तुम्हें पता है कि हमारी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी तुम इतने पैसे खर्च करती हो। यह सुनकर नोरा कहते हैं कि कल क्रिसमस है टोरवल्ड, इतने पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे और वैसे भी अब तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, तुम अब एक बैंक मैनेजर की पोस्ट पर हो। अब बहुत जल्द हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। टोरवल्ड कहता है कि ये सब तो ठीक है नोरा कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे सैलरी नहीं मिली है, मेरा पहले का पेमेंट ड्यू चल रहा है, अभी हम इस तरह पैसे खर्च नहीं कर सकते। इस तरह नोरा को डांटते हुए टोरवल्ड यह तक कह देता है कि तुम्हारे फादर के घर पर इस तरह खर्चा करते होंगे क्योंकि वे तो अमीर हैं, लेकिन मेरे घर पर यह सब नहीं चलेगा। देखो नोरा, हमें अभी भी पैसे सोच समझ कर खर्च करने होंगे। नोरा कहती हैं ठीक है टोरवल्ड, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। दोस्तों टोरवल्ड छोटी छोटी बातों पर नोरा से झगड़ता रहता है, इसलिए नोरा भी हमेशा यही कोशिश करती है कि टोरवल्ड उससे नाराज न हो। वो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे टोरवल्ड को गुस्सा आए। इसके बाद प्ले में एंट्री होती है डॉक्टर रैंक की, जो कि टोरवल्ड के बेस्ट फ्रेंड हैं और अक्सर इनके घर पर आते जाते रहते हैं। ये नोरा और टोरवल्ड के झगड़े सुलझाने का काम भी करते हैं। टोरवल्ड और डॉक्टर रैंक दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं। इसके बाद प्ले में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो है क्रिस्टीन लिंडे। शुरुआत में नोरा इसे नहीं पहचानती, लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो नोरा की स्कूल फ्रेंड है जो कि 8 साल बाद उससे मिली हैं। नोरा इससे मिलकर बहुत खुश होती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करती हैं और एक दूसरे के साथ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं। नोरा मिसेज लिंडे से पूछते हैं कि और बताइए कैसी हैं आप और आपके हस्बैंड कैसे हैं। मिसेज लिंडे दुखी होकर कहते हैं कि मेरे हस्बैंड तो 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं। नोरा कहते हैं कि बहुत दुख हुआ ये जानकर, वे आपके लिए कुछ पैसे और प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं या नहीं। मिसेज लिंडे कहते हैं कि कुछ नहीं छोड़कर गए हमारे लिए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरी माँ और मेरे भाइयों को पालने के लिए स्ट्रगल किया और अब मेरी माँ की डेथ हो चुकी है और मेरे भाई भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, वो अब खुद पैसे कमाने लगे हैं, लेकिन अब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है। मैं अब मेरी ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग जीना चाहती हूँ, मुझे अब एक जॉब की ज़रूरत है। इसके बाद मिसेज लिंडे नोरा से पूछती हैं कि तुम बताओ कैसी हो, तुम अपने स्कूल के टाइम में बहुत पैसे खर्च किया करती थी। नोरा कहते हैं कि मेरे हस्बैंड टोरवल्ड भी यही कहते हैं कि मैं बहुत पैसे खर्च करती हूँ। नोरा बातों ही बातों में अपने हस्बैंड के प्रमोशन की बात मिसेज लिंडे को बता देती हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है, क्या तुम्हारे हस्बैंड मुझे कोई नौकरी दिला सकते हैं। नोरा प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने हस्बैंड से इस बारे में ज़रूर बात करेगी। मिसेज लिंडे नोरा से कहती हैं कि तुम्हारे पास तो तुम्हारे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं जो तुम्हें सभी प्रॉब्लम्स से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मैं तो अकेली हूँ, मुझे तो कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नोरा कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब टोरवल्ड और मेरी शादी हुई थी तो हमारी कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हम दोनों को घर का खर्चा निकालने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था। इसके कुछ टाइम बाद टोरवल्ड बीमार हो गए और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें इटली ले जाना पड़ा। मेरे पास तो इटली जाने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने पैसे उधार लिए थे और उन पैसों के कर्ज को मैं आज भी चुपके चुपके से इधर उधर काम करके चुका रही हूँ और बहुत ही जल्द ये सारा कर्जा चुकने वाला है। नोरा बातों ही बातों में उसे ये भी बताती हैं कि मेरे हस्बैंड को इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता है। उनसे मैंने कहा कि ये ट्रीटमेंट के लिए पैसे मैंने अपने फादर से लिए हैं, ये वो सच हैं जो मैंने सारी दुनिया से छिपाया हुआ है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद प्ले में निल्स क्रोकस्टेड की एंट्री होती है जो कि टोरवल्ड के बैंक में उनके अंडर काम करता है।
नोरा क्रॉकस्टेड को स्टडी रूम में टोरवल्ड के पास भेज देती हैं। नोरा मिसेज लिंडे को बताती हैं कि क्रॉकस्टेड की वाइफ की डेथ हो चुकी है और इसके बहुत सारे बच्चे हैं। मिसेज लिंडे नोरा से कहती हैं कि ये पहले से बहुत बदल गया है। नोरा पूछती हैं कि तुम जानती हो इसे? मिसेज लिंडे कहते हैं कि हाँ जानती हूँ, लेकिन छोड़ो इस मुद्दे को, कोई और बात करते हैं। दोस्तों, क्रॉकस्टेड और मिसेज लिंडे किसी ज़माने में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन क्रॉकस्टेड गरीब था, इसलिए मिसेज लिंडे ने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी। लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी, वो तो क्रॉकस्टेड से ही प्यार करती थी। इसके बाद टोरवल्ड, डॉक्टर रैंक और क्रॉकस्टेड तीनों स्टडी रूम से बाहर आते हैं। नोरा टोरवल्ड से कहते हैं कि इनसे मिलिए, ये है मेरी बचपन की फ्रेंड क्रिस्टीन लिंडे, इन्हें एक जॉब चाहिए, क्या तुम अपने बैंक में बात करके इन्हें कोई जॉब दिलवा सकते हो? टोरवल्ड नोरा से बोलते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, इनके लायक अगर कोई जॉब होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वैसे बैंक में एक पोस्ट खाली होने वाली है, मैं उस पोस्ट पर इन्हें जॉब दिलवा सकता हूं। दोस्तों, यहाँ पर टोरवल्ड क्रॉकस्टेड की पोस्ट की बात कर रहा है, वो इसे जॉब से निकालना चाहता है। इसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर नोरा के बच्चे नैनी एन मेरी के साथ घर आते हैं। नोरा इनके साथ खेलने लगती हैं। इसी बीच क्रॉकस्टेड वापस घर आ जाता है। नोरा इसे बताते हैं कि टोरवल्ड घर पर नहीं है। क्रॉकस्टेड नोरा से कहता है कि मुझे टोरवल्ड से नहीं बल्कि तुमसे बात करनी है। नोरा नैनी से कहती हैं कि तुम बच्चों को अंदर ले जाओ। क्रॉकस्टेड नोरा से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक ही बैंक में काम करते हैं। वो पहले मेरे साथ एक अच्छे फ्रेंड की तरह बिहेव करता था, पर आजकल वो मुझसे बात नहीं करता। वो मेरी नौकरी छीनना चाहता है। वो मेरी नौकरी के हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। उसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे, तुम समझाओ उसे, शायद वो तुम्हारी बात मान ले और मेरी नौकरी न छीने। नोरा कहते हैं कि ये तुम्हारा ऑफिस का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो नोरा से एक बार फिर पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को मेरी नौकरी नहीं छीनने के लिए नहीं समझाओगी? वो कहती है नहीं। तो फिर ये उससे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा एक सीक्रेट पता है। नोरा कहते हैं कि कौन सा सीक्रेट? वो कहता है कि वही सीक्रेट जो तुमने पूरी दुनिया से छिपाया हुआ है। तुमने अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए बैंक में अपने फादर के फर्जी सिग्नेचर करके लोन लिया था, जिसकी एविडेंस भी मेरे पास है। यह सुनकर नोरा बहुत टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि टोरवल्ड छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ता रहता है। अगर इतनी बड़ी बात उसे पता चल गई तो पता नहीं वो क्या करेगा। वो क्रॉकस्टेड से कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी भी तरह मेरी नौकरी बच जाए, इसलिए तुम अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करो, नहीं तो मैं ये सीक्रेट उसे बता दूंगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नोरा ने पैसे उधार लेने वाली बात टोरवल्ड को नहीं बताई थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उसके हस्बैंड को ऐसा फील हो कि उसकी वाइफ ने उसकी जान बचाई है। इसके बाद टोरवल्ड घर आता है तो ये उससे क्रॉकस्टेड को नौकरी से नहीं निकालने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। वो नोरा से कहता है कि क्रॉकस्टेड एक निकम्मा, बेईमान और भ्रष्ट इंसान है, उसकी नौकरी तो जाकर रहेगी, वो इसी के लायक हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो वापस टोरवल्ड से रिक्वेस्ट करती हैं कि क्रॉकस्टेड को नौकरी से न निकाले। इन दोनों के बीच बहस भी होती है। वो कहता है कि मैं इस टॉपिक पर फिर से कोई बात नहीं करना चाहता। टोरवल्ड क्रॉकस्टेड को डिसमिस करने का लेटर उसे डिलीवर करने के लिए मेड को दे देता है, यानी कि टोरवल्ड ने क्रॉकस्टेड को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद टोरवल्ड घर से चला जाता है और क्रॉकस्टेड घर आता है और नोरा से कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो मुझे जॉब से निकाल दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे पैसे उधार लेने वाली बात एक लेटर में लिखकर उसके मेल बॉक्स में डाल दूंगा। यह कहकर वो भी अपने घर चला जाता है। इसके बाद टोरवल्ड और मिसेज लिंडे दोनों घर आते हैं। नोरा अपनी प्रॉब्लम मिसेज लिंडे को बता देती हैं तो वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। नोरा कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो लेटर लिख चुका है और शाम तक तो टोरवल्ड भी उसे पढ़ चुका होगा। मिसेज लिंडे कहते हैं कि तुम टोरवल्ड को अपनी बातों में उलझाए रखो, मैं क्रॉकस्टेड को समझाती हूँ। इसके बाद नोरा टोरवल्ड को उलझाने के लिए टेरेंटेला डांस करने लगती हैं, जो कि वो नेक्स्ट डे क्रिसमस पार्टी में परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन ये डांस टोरवल्ड को पसंद नहीं आता है। नोरा उससे प्रॉमिस करवा लेती हैं कि वो तब तक लेटर बॉक्स चेक नहीं करेगा जब तक कि नोरा क्रिसमस पार्टी में ये डांस परफॉर्म नहीं कर देती।
दूसरी तरफ मिसेज लिंडे क्रोक्स्टेड को समझाती हैं कि तुम नोरा के साथ ऐसा मत करो, तुम्हारी जगह टोरवर्ल्ड मुझे बैंक में नौकरी दे देगा, हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर तुम कमाओ पैसे या फिर मैं कमाऊं, बात तो एक ही है। यह सुनकर क्रोक्स्टेड खुश हो जाता है, उसे अपना पुराना प्यार मिल चुका है। वो इससे कहता है कि मैं एक लेटर और लिख दूंगा जिसमें लिखा होगा कि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया नोरा, जो कि गलत बात है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मिसेज लिंडे क्रोक्स्टेड से ऐसा करने के लिए मना कर देती हैं। उसका मानना है कि नोरा टोरवर्ल्ड के साथ खुश नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ता रहता है, उसे पालतू जानवरों के नाम से पुकारता है, जैसे माय लिटिल स्काई लार्क, माय लिटिल स्क्वेरल, माय लिटिल सिंगिंग बर्ड, माय प्रीटी लिटिल पेट, माय लिटिल स्वीट टूथ नोरा, माय लिटिल पुअर नोरा। अगर वो लेटर टोरवर्ल्ड के हाथ लग गया तो दोनों में झगड़ा होगा और फिर दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जो कि नोरा के लिए बहुत ही अच्छा है। नोरा पूरी कोशिश करती हैं कि वो लेटर टोरवर्ल्ड के हाथ न लगे, लेकिन टोरवर्ल्ड उस लेटर को पढ़ लेता है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। वो नोरा से लड़ने लगता है और गालियाँ भी निकालता है। इस बार ये सारी हदें पार कर देता है, यहाँ तक कि ये नोरा से यह तक कह देता है कि तुम मेरे बच्चों को पालने लायक नहीं हो। नोरा ये सब कुछ चुपचाप सुनती रहती हैं। इसी बीच एक मेड आती हैं जो कि एक लेटर लेकर आती हैं। ये लेटर क्रोक्स्टेड ने लिखा था, जिसमें वो माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर देना नोरा, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। टोरवर्ल्ड उस सेकंड लेटर को भी पढ़ लेता है, जिससे उसका सारा गुस्सा दूर हो जाता है। लेकिन टोरवर्ल्ड को नोरा से जो कुछ भी कहना था वो तो सब कुछ वो कह चुका है। फिर वो नोरा के पास जाता है और कहता है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैंने तुम्हें माफ़ किया। अरे ये माफ़ करने वाला होता कौन है? माफ़ी तो इसे नोरा से मांगनी चाहिए, क्योंकि इसने उससे गालियाँ निकाली हैं और उससे बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाया है। नोरा इससे कहते हैं कि हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं। वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है कि तुम कहाँ जाने वाली हो? नोरा कहते हैं कि पता नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। वो कहता है कि ये मत भूलो नोरा कि हमारे 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो कहते हैं कि तुम ही रखो अपने बच्चे, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। वो कहते हैं कि तुमने मुझे एक डॉल की तरह ट्रीट किया है, जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती। तुम मुझे एक डॉल की तरह रखना चाहते हो, जिसे जैसे चाहे वैसे यूज किया जा सकता है। इसके बाद नोरा अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। वो टोरवर्ल्ड से प्ले के एंड में कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर की कोई डॉल नहीं हूँ, मेरी भी अपनी फीलिंग्स हैं, मेरी भी अपनी लाइफ है। तो दोस्तों यहीं पर हेनरिक इब्सन का प्ले और डॉल्स हाउस कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको यह प्ले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।